नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज रमजान कादिरफ ने खूंखार लड़ाकों की एक प्राइवेट आर्मी बनाने का ऐलान किया जो पूरी दुनिया में होने वाली लड़ाइयों में शामिल होगी। इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह रचते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने 1 दशक के बाद सीरिया जाने का फैसला कर लिया। चीन की समंदर में घेरेबंदी करने के लिए भारतीय नौसेना के 2 जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर पहुंच गए, जहां वो अगले 1 हफ्ते तक अभ्यास करेंगे। और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की जेल में ही हत्या कर दी गई और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग से जुड़ी। पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरफ अब पूरी दुनिया पर कहर बरपाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच ही उन्होंने दुनिया के कई देशों को खौफ से भर देने वाला एक बड़ा ऐलान कर दिया। रमजान कादिरफ अब अपनी एक बहुत बड़ी प्राइवेट आर्मी बनाने जा रहे हैं। यानी कादिरफ के पास जल्द ही अब अपनी एक बहुत बड़ी सेना होगी जिसमें दुनिया भर के खतरनाक लड़ाकों को शामिल किया जाएगा। इन लड़ाकों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ सकें। मतलब यह कि जिस भी देश में कादिरफ की प्राइवेट आर्मी के लड़ाकों को बुलाया जाएगा वो वहां पहुंच जाएंगे और वैगनर ग्रुप की तरह ही वो वहां खून खराबा मचा देंगे, क्योंकि कादिरफ का यही सपना है कि वो वैगनर ग्रुप की तरह ही एक खूंखार प्राइवेट आर्मी बनाए। और यूक्रेन जंग के बीच ही कादिरफ ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाने वाली अपनी खुद की सेना बनाने का ऐलान भी कर दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक रमजान कादिरफ रूस में हथियारों की एक प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी खुद की एक सेना बनाने की बात कही जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार होगी। यानी जहां रमजान कादिरफ कहेंगे वहां उनकी प्राइवेट आर्मी कहर बनकर टूट पड़ेगी। कादिरफ ने जिस तरह अपनी सेना को लेकर ताल ठोकी है उससे साफ है कि दुनिया के ज्यादातर देश उनके खतरनाक इरादों की जद में हैं। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के वो देश जिन्होंने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि रमजान कादिरफ को पुतिन के सबसे वफादार लोगों में एक माना जाता है। वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरफ ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरफ ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अज़ोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरफ के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी। और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अज़ोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार रमजान कादिरफ के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि रमजान कादिरफ की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरफ के आदेश का इंतजार करते हैं और एक बार कादिरफ ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरफ ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरफ अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरफ ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरफ के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरफ एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे। हालांकि रमजान कादिरफ का यह दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जा रहा हो। लेकिन इसी के साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सेना पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। और वैगनर ग्रुप तो खुद अपने विरोधियों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि ट्रेनिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग में कुछ भी जायज होता है। वैगनर ग्रुप में उन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जिनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और इसलिए उन्हें मौत का कोई डर भी नहीं होता। उन लोगों को बस हीरो बनने से मतलब होता है और इस चक्कर में वो जंग में जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और जान देने के लिए भी।
बखमुत में वैगनर ग्रुप से लड़ने वाले यूक्रेन के सैनिक खुद कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं। वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना लोहा भी मनवा चुका है। तब यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेहद अहम रोल निभाया था। और आज भी क्राइमिया पर पुतिन का राज है। वैगनर ग्रुप के इसी सक्सेस रेट की वजह से वैगनर ग्रुप का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं। रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे। वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी रिपोर्ट में ये तक कह चुके हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके कई महिलाओं और छोटी बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं। और कादिरव भी इसी तरह की सेना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका समेत यूरोप के देशों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में भी कादिरव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया था और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कादिरव ने जिहाद के नाम पर यूक्रेन में लाशें बिछा देने की कसम खाई थी। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान बताते हुए उनका कत्ल कर देने की हुंकार भरी थी और जिहाद के नाम पर रूस के लोगों से हथियार उठाने की अपील की थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के मददगार देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कादिरव की सेना बनी तो अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही उनकी सेना में शामिल दुनिया के खतरनाक लड़ाके कई और देशों के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। इधर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1999 में एनसीपी के बनने के बाद से ही शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करीब 24 साल बाद उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष पदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतला। 82 साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थीं कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हवित्जर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश ज़ेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि ज़ेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं। वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और वो कई बार ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो वो जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। हालांकि पुतिन की इन धमकियों के बाद भी ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे और पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पर हमले कर रही है। एक रोज पहले ही ज़ेलेंस्की की फौज ने वहां मौजूद एक तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया और पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से यूक्रेन ने तेल डिपो पर बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद सेवेस्तोपोल शहर में मौजूद उस तेल डिपो में भयानक आग लग गई। इस हमले से कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे पर भी ड्रोन से अटैक किया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस ड्रोन हमले के बाद रूस ने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी थी। मतलब नेटो देशों से मिले हथियारों से ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि नेटो के देश जंग में ज़ेलेंस्की की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की के सामने जंग हारने तक का खतरा पैदा हो गया। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो से मिले एक से बढ़कर एक हथियारों की वजह से युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी है। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इस दावे ने जंग में नेटो देशों की सारी पोल खोल दी। अखबार का दावा है कि नेटो देश इटली ने मदद के नाम पर तोप की जो खेप भेजी थी वो कबाड़ बन चुकी थी। वो तोपें ऐसी थीं जिन्हें जंग के मैदान में उतारना तो दूर, उनसे एक गोला तक नहीं दागा जा सकता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी साल के शुरुआत में इटली ने रूस पर हमला करने के लिए 20 होवित्जर यूक्रेन भेजने की बात कही थी। पिछले महीने की 15 तारीख को हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच भी गई, लेकिन इटली से आई तोप कबाड़ का ढेर थी, जिन्हें चाहकर भी ज़ेलेंस्की जंग में नहीं उतार सके। और नेटो के देशों से मिले धोखे का असर भी जंग पर दिखने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं और अगर जल्द ही अचानक हथियार नहीं पहुंचे तो फिर बखमुत यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले 8 महीनों से बखमुत को रूस से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ज़ेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमुत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले दिनों ही ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान किया था कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर पुतिन की फौज के आगे हथियार नहीं डालेगी, जबकि पुतिन हर हाल में बखमुत को जीतने की जिद पर अड़े हैं। इसी वजह से बखमुत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है,
जिसकी वजह से बखमुत में कई मोर्चों से यूक्रेन की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर तक हो चुकी है। हालांकि कुछ रोज पहले तक पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा था कि पुतिन बखमुत की जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमेरिका से मिले गाइडेड बमों के प्रहार से बखमुत में रूसी सेना में भगदड़ मच गई थी। यूक्रेन की सेना ने जहां भी ये बम गिराए वहां तबाही मच गई। अमेरिका का ये गाइडेड बम रूस की सेना के जबरदस्त किलेबंदी वाली इमारतों और ब्रिज जैसे बड़े बड़े टारगेट को भी उड़ाने की ताकत रखता है। यूक्रेन ने इस बम से बखमुत में रूस के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया था, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियार ही नहीं बचे हैं, और अगर जल्द ही उनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो बखमुत में जेलेंस्की के सैनिकों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, जो पुतिन के लिए बड़ी जीत होगी। क्योंकि रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमुत बेहद अहम पड़ाव है। अगर पुतिन को डोनेट्स्क और लुहांस्क से यूक्रेन की सेना को खदेड़ना है तो उन्हें पहले बखमुत को हथियाना होगा, क्योंकि बखमुत जीतने के बाद पुतिन डोनेट्स्क के क्रमातोर्स्क और स्लोवियांस्क शहर की तरफ बढ़ सकते हैं। क्रमातोर्स्क और स्लोवियांस्क डोनेट्स्क के बड़े शहर हैं जो अब भी पुतिन की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन बखमुत पर कब्जा होने के बाद ये दोनों शहर रूस की तोपों की रेंज के अंदर आ जाएंगे। इसी वजह से बखमुत में पुतिन ने उनकी प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को भी मैदान में उतारा हुआ है। कुछ रोज पहले ही वैगनर ग्रुप ने यह दावा किया था कि बखमुत के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है, और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हथियारों की कमी की वजह से बखमुत में यूक्रेन की सेना हार के करीब पहुंच चुकी है। और यूक्रेन का ऐसा हाल देखकर उसके पड़ोसी पोलैंड की भी सांसें अटक गईं, क्योंकि उसे भी रूस के हमले का डर सता रहा है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड ने यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने का फैसला कर लिया। नेटो देश पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में बुरी तरह गड़ रहा है, और उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि रूस की मिसाइलें किसी भी दिन उसकी तरफ घूम सकती हैं। यानी पुतिन किसी भी दिन उसके पड़ोसी यूक्रेन की तरह उस पर हमला बोल सकते हैं। हालांकि पोलैंड एक नेटो देश है, इसलिए यह माना जा रहा है कि पुतिन उस पर सीधे हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका और यूरोप के देश उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देते रहे, लेकिन पुतिन ने किसी की नहीं सुनी और यूक्रेन पर वार कर दिया। पोलैंड को भी ऐसे ही हमले का डर सता रहा है, इसी वजह से वो यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है, और इसके लिए पोलैंड ने एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक पोलैंड इस पैसे से आने वाले 12 साल में एक ऐसी सेना खड़ी करने की तैयारी कर रहा है जो पुतिन की सेना से मुकाबला कर सके और बिना वक्त गंवाए रूस के किसी भी हमले का जवाब दे सके, क्योंकि पोलैंड की सीमा रूस के कलिनिनग्राद से लगती है, और कलिनिनग्राद वो जगह है जहां रूस के परमाणु हथियार और उन्हें दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं। यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में। खबर है कि इसी वजह से पोलैंड ने अपनी सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पोलैंड 10,000 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसकी मदद से पोलैंड अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने के साथ ही आधुनिक हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाएगा, ताकि वो पुतिन की ताकतवर सेना के आगे खड़ा हो सके। हालांकि पोलैंड की मदद के लिए अमेरिका भी आगे आया है। उसने पिछले साल यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी पोलैंड को रूस का खतरा सता रहा है, इसीलिए वो अपनी जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा पुख्ता करने जा रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड अपनी सेना में जवानों की संख्या बढ़ाकर 3 लाख तक करेगा। इसके साथ ही वो 2000 टैंकों को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने आसमान की सुरक्षा के लिए पोलैंड 10 से ज्यादा फाइटर प्लेन भी खरीदेगा, जबकि आधुनिक रॉकेट लॉन्चर और 3 जंगी जहाज भी उसकी सेना का हिस्सा बनेंगे। साफ है कि नेटो देश होने के बाद भी पोलैंड रूस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो खुद ही रूस का मुकाबला करने में जुट गया। लेकिन एक दूसरा नेटो देश लिथुआनिया पोलैंड की तरह नहीं निकला, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य बनने की राह देख रहे यूक्रेन के रास्ते का रोड़ा बन गया। लिथुआनिया ने दावा किया कि अगर इस वक्त यूक्रेन को नेटो में जगह दी गई तो ये सबके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर देश को मिट्टी में मिला देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इसी खौफ की वजह से लिथुआनिया ने यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की दलील दी, और लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने अपील की कि यूक्रेन को जंग खत्म होने तक नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नेटो के सभी सदस्यों के लिए फायदे का सौदा होगा। रूसी मीडिया का दावा है कि लिथुआनिया को यह डर सताने लगा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे, और शायद उसका हाल भी वो यूक्रेन जैसा ही करें। रूसी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अब तक यूक्रेन की मदद के लिए लगातार खड़े नेटो देशों ने अब इस फैसले पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया।
क्योंकि सिर्फ लिथुआनिया नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी इसी तरह की दलील दी थी। उन्होंने नेटो के सदस्य देशों से अपील की थी कि ये वक्त नेटो के लिए चुनौतियों से भरा है। यही वजह है कि नेटो को अभी नए सदस्य को जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब ज़ेलेंस्की जिस नेटो का सदस्य बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए और उसके कई सदस्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का इस वक्त पर नेटो में शामिल होना सबके लिए खतरनाक साबित होगा। रूसी मीडिया ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश पुतिन की धमकियों से बुरी तरह डर गए हैं। यही वजह है कि पहले फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की ने अड़ंगा लगाया और अब लिथुआनिया यूक्रेन को नेटो में न शामिल करने की अपील कर रहा है। इधर कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आई तो पीएफआई और बजरंग दल दोनों पर बैन लगाएगी। जिसके बाद कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने फैसले को सही बताया। ये तो पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर केंद्र सरकार ने पिछले साल ही 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजरायल को घेरने के लिए ईरान ने अपना सीरिया प्लान एक्टिवेट कर दिया है। इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सुबह इजरायल के पड़ोसी देश सीरिया रवाना होने वाले हैं। बीते कुछ वक्त से इजरायल सीरिया पर हमले करने में लगा है और ईरान भी इजरायल के खिलाफ खेमेबंदी में जुटा है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का 2 दिन का सीरिया दौरा अहम होने वाला है। ये दौरा इसलिए भी खास होगा क्योंकि बीते 12.5 साल में पहली बार ईरान का कोई राष्ट्रपति सीरिया पहुंचेगा, क्योंकि 2011 में सीरिया में लड़ाई शुरू होने के बाद से ईरान का कोई राष्ट्रपति वहां नहीं गया है। लेकिन अब इजरायल से ईरान की दुश्मनी उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए सीरिया जाना जरूरी हो गया है। भले ही ईरान ने अपने दौरे की वजह में इजरायल का नाम तक न लिया हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक ही है और वो है इजरायल को घेरना, क्योंकि इजरायल ईरान का दुश्मन नंबर 1 है। ऐसा दुश्मन कि इजरायल से दुश्मनी निकालने के लिए ईरान ने सऊदी अरब तक से दोस्ती कर डाली, जबकि इजरायल सऊदी अरब के नजदीक जाने के मौके ढूंढ रहा था। अमेरिका मध्यस्थ बनने में लगा था, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजरायल के प्लान पर पानी फेर कर रख दिया। उसने सऊदी अरब को अपने पाले में कर लिया और अब इजरायल पर धावा बोलने के लिए ईरान के राष्ट्रपति सीरिया निकलने वाले हैं। ईरान और इजरायल के बॉर्डर एक दूसरे से नहीं मिलते, दोनों के बीच मीलों का फासला है। मगर यहीं पिक्चर में आता है सीरिया। सीरिया इजरायल का पड़ोसी भी है और ईरान का दोस्त भी। और सीरिया ईरान के बोझ तले ऐसा दबा है कि वो ईरान को किसी भी बात पर न तो कह ही नहीं सकता, बल्कि क्योंकि सीरिया के 12 साल से जारी गृह युद्ध में अगर वहां की सरकार टिकी हुई है तो वो ईरान की उसे दी आर्थिक और सैन्य मदद की बदौलत है। इस वजह से अभी 3 दिन पहले ही इजरायल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। सीरिया से ईरान को भगाने के नाम पर 2017 से इजरायल सीरिया पर जाने कितनी एयर स्ट्राइक कर चुका है। और बीते महीने 2 महीने से तो वो कभी सीरिया पर तोप चला रहा है तो कभी बम गिरा रहा है। और तो और इजरायल बाकायदा सीरिया की सेना को अरबी में पर्चे लिखकर हिजबुल्लाह से दूर रहने की धमकी भी दे चुका है। और लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ईरान की टीम में है। इजरायल से उसका 36 का आंकड़ा है। ऊपर से हिजबुल्लाह सीरिया में भी अपने अड्डे बनाए बैठा है। और पिछले महीने ही इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस अपनी सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि ईरान और हिजबुल्लाह के हौसले बढ़ गए हैं, इसलिए बहुत जल्द इजरायल जंग में गिर सकता है। और ईरान और हिजबुल्लाह इजरायल पर सीधे हमला करके उससे हिसाब कर सकते हैं। ईरान पहले ही मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट करने में लगा है। इजरायल की इंटेलिजेंस में साफ साफ आशंका जताई गई कि रमजान का महीना खत्म होते ही इजरायल की लड़ाई हो सकती है। और रमजान का महीना अब खत्म हो चुका है और इजरायल के लिए जंग का काउंटडाउन चल पड़ा है, क्योंकि ईरान न सिर्फ सीरिया बल्कि इजरायल के तमाम दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाने में लगा है। एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति सीरिया जा रहे हैं तो वहीं उसके विदेश मंत्री इजरायल के दूसरे पड़ोसी लेबनान की सीमा के पास पहुंच गए। इस पर इजरायल इस कदर भड़क गया कि उसने ईरान को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दे डाली और ये चेतावनी दी कि ईरान आतंकियों से हाथ मिलाकर उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा है। इजरायल ने दावा किया कि उसका मकसद आतंकियों का खात्मा है और अगर कोई उनसे हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत करने की कोशिश करेगा तो वो भी इजरायल की हिट लिस्ट में होगा। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ने सीधे सीधे ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली, क्योंकि इजरायल का आरोप है कि ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान पहुंचकर हिजबुल्लाह के कमांडर के साथ भी बैठक की। हिजबुल्लाह वो आतंकी संगठन है जो इजरायल का कट्टर दुश्मन माना जाता है और ईरान के विदेश मंत्री का हिजबुल्लाह के कमांडर से मिलने का मतलब एकदम साफ है कि ईरान अब इजरायल को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। इजरायल ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि ईरान उसके देश में हमले कराने के लिए आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है।
और इसके लिए उसने हिजबुल्लाह समेत फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों तक न सिर्फ बड़ी रकम पहुंचाई बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई भी की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी कुछ दिन पहले दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। हालांकि नेतन्याहू ने इसके बाद उन पर पलटवार करते हुए ये चेतावनी दी थी कि ईरान इजरायल को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी न करे, क्योंकि वो ईरान को मिट्टी में मिलाने के बाद ही चैन की सांस लेगा। और इजरायल की इस धमकी में दम भी लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इजरायल को ईरान के परमाणु बमों के ठिकाने की जानकारी मिल चुकी है। इजरायल पिछले कई महीनों से ईरान के एटम बम कार्यक्रम को रोकने में जुटा है, जिसके लिए वो कई बार ईरान पर हमले की धमकी तक दे चुका है। इसी बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इजरायल को ईरान के परमाणु बम के ठिकाने की खबर मिल चुकी है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इजरायल को यह जानकारी ब्रिटेन से मिली, जो पिछले कई साल से एक ईरानी जासूस के संपर्क में था। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ने उस जासूस के हवाले से मिली खबरें इजरायल तक पहुंचाई। हालांकि जिस अली रजा अकबरी नाम के जासूस की बात सामने आ रही है, वो ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री थे। उन्हें इसी साल जनवरी में ईरान में जासूसी के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। अमेरिकी अखबार का कहना है कि ब्रिटेन से मिली जानकारी की मदद से इजरायल जल्द ही ईरान पर एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन ईरान का साथी और फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास एक्शन में आ गया है। इजरायल की जेल में भूख हड़ताल के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत के बाद इजरायल और फिलिस्तीन में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद इजरायल की सेना ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में रॉकेट दागे गए और दावा किया कि फिलिस्तीनियों ने गाजा से इजरायल की सरहद में 7 रॉकेट दागे, जिनमें 4 को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि 3 रॉकेट आबादी वाले इलाकों से दूर खेतों में गिरे, जिसकी वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ। इजरायली जेल में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी की मौत से गुस्साए फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक इलाके में भी जमकर बवाल किया, क्योंकि दावा है कि इजरायल की जेल में जिस प्रदर्शनकारी की मौत हुई वो फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद मूवमेंट नाम के संगठन से जुड़ा हुआ था। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजरायल ने उसे बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया था और इसके विरोध में करीब 3 महीने की भूख हड़ताल के बाद उसने इजरायल की जेल में दम तोड़ दिया। अपने सदस्य की हत्या के बाद गुस्साए इस्लामिक जिहाद मूवमेंट से जुड़े लोगों ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वेस्ट बैंक इलाके में वो इजरायल की पुलिस से भिड़ गए और उन पर पथराव किया, जिसके जवाब में इजरायल के पुलिसकर्मियों ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट फायर की। इस झड़प में कई फिलिस्तीनी घायल हो गए। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक दक्षिण पूर्वी ईरान में एक सीनियर ईरानी पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर उस वक्त गोली चलाई जब वो अपनी पत्नी के साथ कार में बैठे थे। तभी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें अली रजा शहरकी नाम के पुलिस अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। ईरान की मीडिया के मुताबिक अली रजा शहरकी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के एक बड़े अफसर थे। उनकी हत्या किसने की और हत्या के पीछे के मकसद का पता नहीं चल सका। लेकिन ईरान की मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अली रेजा शराकी की पहचान एक क्रूर अधिकारी के रूप में थी। उन पर कई बार जेल में बंद कैदियों के साथ बेहद हिंसक व्यवहार करने के आरोप लग चुके थे। ईरान में एक हफ्ते के अंदर हत्या की ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले एक मौलवी को भी हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इधर टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए ने बड़ी छापेमारी की। इस दौरान एनआईए की अलग अलग टीमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा और पुंछ समेत 4 जिलों में पहुंची और वहां 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए ने पिछले साल टेरर फंडिंग के मामले में एक केस दर्ज किया था और उसी केस की जांच के सिलसिले में वहां बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। पुंछ हमले के बाद जांच एजेंसियों ने आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए नए सिरे से कार्रवाई शुरू की। उधर अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन में किसी एक को चुनने को लेकर भारी दुविधा में फंसा हुआ है। इस अखबार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर की बातचीत के लीक हुए ऑडियो के हवाले से यह दावा किया, जिसकी जानकारी अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज से मिली, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर के बीच पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर गहरा मतभेद सामने आया। कहा गया कि ये दोनों नेता इस दुविधा में फंसे हैं कि मौजूदा वक्त में अमेरिका और चीन के बीच पाकिस्तान किसे चुने। हालांकि दावा है कि हिना रब्बानी खर ने शहबाज शरीफ को ये चेतावनी दी कि वो पश्चिमी देशों को खुश करने के चक्कर में अमेरिका का साथ देना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और कंगाली के इस दौर में अगर चीन ने भी उससे मुंह मोड़ लिया तो पाकिस्तान का तबाह होना तय है। और इसी वजह से हिना रब्बानी ने शहबाज शरीफ को चीन का साथ देने की नसीहत दी। वहीं अमेरिकी अखबार का दावा है कि शहबाज शरीफ अपनी मंत्री की दलीलों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने अमेरिका को भी साथ में लेकर चलने की वकालत की। वहीं लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन की मदद करने से पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जंग के बीच में पाकिस्तान कई बार चोरी छिपे ज़ेलेंस्की के सैनिकों को टैंक और गोला बारूद भिजवा चुका है, जबकि दूसरी तरफ वो रूस से सस्ता तेल और आटे की सप्लाई के लिए भी गिड़गिड़ा रहा है। कहा गया कि ऐसे में पाकिस्तान और रूस के बीच हुई डील खतरे में पड़ सकती है, जिसका भारी खमियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है, और वो भी तब जब वो पहले से ही कई मुसीबतों से जूझ रहा है। कंगाली के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान में सियासी भूचाल भी खड़ा होने वाला है।
क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो पूरे देश में श्रीलंका जैसा बवाल मच जाएगा। इमरान खान पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की अगुवाई में चल रही गठबंधन की सरकार को बर्खास्त कर आम चुनाव कराए जाएं। लेकिन अब उन्होंने अपनी सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो पूरे पाकिस्तान में श्रीलंका जैसा बवाल मच जाएगा, जिसे रोक पाना न तो सरकार के बस का होगा और न सेना और पुलिस के। इमरान खान के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इन दिनों गरीबी और भुखमरी की वजह से भयंकर गुस्सा है और लोग किसी भी तरह सरकार बदलना चाहते हैं ताकि उनकी समस्याएं दूर हो सकें। इमरान खान के मुताबिक अगर लोगों को वोट देने का मौका नहीं दिया गया तो वो सड़कों पर होंगे और फिर वो ऐसा हंगामा करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी, गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। इमरान खान का कहना है कि महंगाई समेत कई दूसरे मुद्दों पर लोगों में आक्रोश है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। इसके साथ ही इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से अपील की कि वो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात ना बनने दें, क्योंकि पाकिस्तान जिस भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसका सामना श्रीलंका ने पिछले साल ही किया था। तब वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद मजबूरी में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा था। असल में विदेशों से भारी कर्ज लेने की वजह से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी, जिसका असर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था और देखते ही देखते वहां सभी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए। इस वजह से वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद श्रीलंका में विद्रोह हो गया और मजबूर होकर सरकार को हटना पड़ा था। हालांकि पाकिस्तान की भी हालत इसी तरह की है। वो भी चीन समेत कई देशों से भारी भरकम कर्ज लेकर आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में वो विदेश से कोई भी चीज मंगवाने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसका भुगतान करने के लिए उसके पास डॉलर ही नहीं बचे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर है, तो जनता इसके विरोध में सड़कों पर। गुस्साए लोग अपनी ही सरकार को कोसने में जुटे हैं, जिसे देखते हुए इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को जल्द चुनाव कराने की नसीहत दी ताकि वहां के हालात सुधर सकें। लेकिन पाकिस्तान के हालात सुधर जाएं ये इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि वहां की सेना ही स्कूलों पर कब्जा करने में जुट गई है। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में 76 स्कूलों पर कब्जा जमा लिया। ये रिपोर्ट बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले संगठन BNM यानी बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के समाज कल्याण विभाग ने जारी की, जिसमें बताया गया कि कब्जे में लिए गए स्कूलों को वहां की सेना अपनी पोस्ट की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिससे उसमें पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई। बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के मुताबिक वहां की मशकई तहसील में 13 स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि अबारान तहसील के 63 स्कूलों पर भी पाकिस्तानी फौज का कब्जा है, जिस पर बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट ने चिंता जताई और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पाकिस्तानी सेना की इस हरकत पर एक्शन लेने की अपील की, क्योंकि कई महीनों से उन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है। शिक्षकों की जगह वहां हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना के जवान मौजूद हैं और वहां पढ़ाई तो दूर, बच्चों को जाने तक की इजाजत नहीं। यानी बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के अत्याचार का पर्दाफाश एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने हो गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इसके पूर्व दिशा में ईरान तो दक्षिण में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान बनने के साथ ही स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग होने लगी थी। यानी यहाँ पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनने की लड़ाई लंबे समय से चल रही है, जो पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल नहीं पचती है। इसलिए आए दिन इस इलाके से सेना की क्रूरता और बर्बरता की तस्वीरें दुनिया के सामने आती हैं। और इसी बीच पाकिस्तान से आई एक दूसरी तस्वीर ने उसकी मुश्किलें बढ़ने की गवाही दी, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जोरदार बारिश के बाद उस पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, जिसमें सड़क किनारे खड़े रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें बहती हुई नजर आईं। वहां से विनाशकारी बारिश के बाद बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक आदमी अपने ठेले के साथ बहता हुआ दिखा, जिसे सैलाब के बीच से निकालने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने उसे हार माननी पड़ी। ऐसा ही हाल बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी दिखा। वहां तो मानो शहर में समंदर ही घुस आया, जिसकी वजह से वहां रहने वालों का बाकी इलाकों से संपर्क ही टूट गया और उनके घर पानी में डूब गए। जानकारी के मुताबिक बारिश और बाढ़ की वजह से वहां 8 लोगों की मौत हो गई। इधर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से BSP के सांसद थे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा होने के बाद उनकी संसद की सदस्यता छिन गई। 3 दिन पहले गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने अफजाल को 2005 में BJP विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी कर दी गई। नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत संसद की सदस्यता चली जाती है। उधर एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर फ्रांस में निकाला गया मार्च सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। फ्रांस की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल कर दी। इस बात पर वहां बवाल मचा है, लेकिन सरकार नहीं झुकी तो लोगों ने मजदूर दिवस पर मोर्चा खोल दिया।
और फ्रांस की राजधानी पेरिस से सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पुलिस पर भारी पड़े नजर आए। लोगों का दिमाग इतना ज्यादा गर्म था कि उन्होंने पुलिस पर ही पेट्रोल बम फेंक दिए और अगली तस्वीर में 1-2 पुलिसकर्मी आग की चपेट में दिखे। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का विरोध कर रहे लोगों के हाथ में जो आया उन्होंने पुलिस पर दे मारा। उन्होंने पुलिस पर कूड़ेदान फेंक दिया, पुलिस को डंडा तक मार दिया, यहाँ तक कि वो पुलिस से 2-2 हाथ करने के लिए पटाखे घर से लेकर आए थे। इसके बाद पुलिस भी प्रदर्शनकारियों से भिड़ गई, लेकिन प्रदर्शनकारी रोकने से भी नहीं रुके। अपने गुस्से की आग में उन्होंने पेरिस को जला डाला। फ्रांस में जगह जगह प्रदर्शनों में हिंसा की वजह से पुलिस को करीब 300 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। इधर फंड की कमी से जूझ रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने 2 दिनों के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी, जिसके बाद डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिस जारी कर दिया और बताया कि गो फर्स्ट की ओर से उड़ानें रद्द करने से पहले डीजीसीए को कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही डीजीसीए की शर्तों का पालन किया गया। गो फर्स्ट ने 3 और 4 मई की उड़ानों को रद्द किया। साथ ही कंपनी ने यात्रा के लिए टिकटों की नई बुकिंग पर भी रोक लगा दी। इस बीच अमेरिका के इलिनॉय राज्य में धूल भरी आंधी ने 6 लोगों की जान ले ली। वहां एक हाईवे में अचानक धूल का ऐसा गुबार उठा कि लोगों के सामने से आ रही गाड़ियां तक दिखना बंद हो गई, जिससे एक के बाद एक करीब 50 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। यह हादसा इतना खतरनाक था कि 6 लोगों ने तो उसी हाईवे पर दम तोड़ दिया, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को किसी तरह अस्पताल तक पहुंचाया गया। अमेरिका के इलिनॉय में आई इस धूल भरी आंधी ने सबको हिलाकर रख दिया। वहां से जो वीडियो सामने आए उनमें धूल का बहुत बड़ा गुबार पूरे हाईवे पर कब्जा जमाए नजर आया, जिसके बाद वहां तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां एक दूसरे से जा भिड़ी। 30 commercial motor vehicles and 40 to 60 passenger cars were involved. इस धूल भरी आंधी का जो वीडियो सामने आया वो बेहद डरावना था। वीडियो में कुछ लोग तो इससे घबराकर अपनी गाड़ियां वापस मोड़ते नजर आए। प्रशासन ने दावा किया कि कुछ गाड़ियों ने टक्कर लगते ही आग पकड़ ली और जलकर राख हो गई। वहीं कुछ गाड़ियों का हुलिया इस हादसे की वजह से बुरी तरह बिगड़ गया और वो चलने लायक तक नहीं बची। इधर जम्मू के नरवाल इलाके में एक पेट्रोल पंप पर जोरदार धमाका हुआ, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन यूएलएफ ने एक चिट्ठी जारी कर दी और इस चिट्ठी के जरिए यूएलएफ ने पेट्रोल पंप पर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया। सुबह करीब 10:30 बजे हुए इस धमाके में एक बैंक के एटीएम का दरवाजा भी टूट गया। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि जंग के बीच पुतिन इतना भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन में अपने सबसे खतरनाक बॉमर भेज दिए। दावा किया गया कि रूस ने वहां Tu-160 बॉमर पहली बार उतारने का फैसला लिया, जिसे रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है, क्योंकि Tu-160 बॉमर जहां भी गिरता है वहां सिर्फ तबाही के निशान ही बाकी बचते हैं। इसलिए रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते ड्रोन के जरिए पुतिन को मारने की साजिश रची गई थी। मॉस्को के पास यूक्रेन का एक ड्रोन भी गिरा था, जिस पर कई किलो विस्फोटक लगाया हुआ था। इसकी जानकारी मिलने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉमर Tu-160 यानी व्हाइट स्वॉन को पहली बार जंग में उतारने का फैसला कर लिया। और दावा तो यह भी किया गया कि रूस के इस ताकतवर बॉमर से सुबह यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस की सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई और बताया गया कि रूस के इस खतरनाक बॉमर ने यूक्रेन के सैन्य इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया। दावा किया गया कि करीब 18 क्रूज मिसाइलें दागी गईं, लेकिन Tu-160 बॉमर से कितनी मिसाइलें दागी गईं इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यूक्रेन ने 15 क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूस के इलाकों को लगातार निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए पुतिन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन सेना में मौजूद हर तरीके के हथियारों को मैदान में उतारने का मन बना लिया है, जिससे वो यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों के ताकतवर हथियारों का सामना कर सकें। और इसकी शुरुआत उन्होंने Tu-160 बॉमर को उतार कर की। दावा किया गया कि इस बॉमर के मैदान पर उतरने की खबर ने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि Tu-160 दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉमर है जो आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ता है। यही नहीं, ये बॉमर 40,000 किलो बम और मिसाइलें लेकर उड़ान भरने की ताकत रखता है। इसीलिए रूस के इस खतरनाक बॉमर को व्हाइट स्वॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन पुतिन को अपने इस गुस्से का खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देश उन्हें युद्ध अपराधी की तरह देख रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन को अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में गिरफ्तार तक किया जा सकता है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ब्रिक्स की बैठक में शामिल न होने का सुझाव दिया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखते हैं तो वहां की सरकार के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च में ही युद्ध अपराध के मामले में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर आरोप है कि उनके आदेश पर ही यूक्रेन से हजारों बच्चों को अगवा करके रूस ले जाया गया। इस वारंट के बाद पुतिन के लिए उन देशों में खतरा बढ़ गया जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश हैं।
और इसीलिए अब पुतिन के लिए दक्षिण अफ्रीका भी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि दुनिया के 123 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। इसलिए पुतिन को चेतावनी दी गई कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा न ले। ब्रिक्स की बैठक अगस्त में होगी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत और ब्राजील के नेता शामिल होंगे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की चेतावनी के बाद अभी तक रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। खबर है कि इलाके पर वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे वक्त से विवाद था, जो अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के कई लोग आमने सामने आ गए। कहने के लिए तो ये दोनों एक ही पार्टी टीएमसी से जुड़े हैं, लेकिन उनके बीच मरने मारने तक की नौबत आ गई। इसी बीच एक गुट के लोगों ने दूसरे पर बम फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद लोगों में एक माना जाता है, वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरव ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अज़ोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है, और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरव के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी। और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अज़ोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली, और आखिरकार रमजान कादिरव के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि रमजान कादिरव की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरव के आदेश का इंतजार करते हैं, और एक बार कादिरव ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरव अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरव ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरव के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरव एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे। हालांकि रमजान कादिरव का यह दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जा रहा हो। लेकिन इसी के साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सेना पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। और वैगनर ग्रुप तो खुद अपने विरोधियों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि ट्रेनिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग में कुछ भी जायज होता है। वैगनर ग्रुप में उन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जिनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, और इसलिए उन्हें मौत का कोई डर भी नहीं होता। उन लोगों को बस हीरो बनने से मतलब होता है, और इस चक्कर में वो जंग में जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और जान देने के लिए भी। बखमुत में वैगनर ग्रुप से लड़ने वाले यूक्रेन के सैनिक खुद कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं। वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना लोहा भी मनवा चुका है। तब यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेहद अहम रोल निभाया था, और आज भी क्राइमिया पर पुतिन का राज है। वैगनर ग्रुप के इसी सक्सेस रेट की वजह से वैगनर ग्रुप का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं। रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे। वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी रिपोर्ट में ये तक कह चुके हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके कई महिलाओं और छोटी बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं। और कादिरव भी इसी तरह की सेना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका समेत यूरोप के देशों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में भी कादिरव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया था।
और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कादिरव ने जिहाद के नाम पर यूक्रेन में लाशें बिछा देने की कसम खाई थी। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान बताते हुए उनका कत्ल कर देने की हुंकार भरी थी और जिहाद के नाम पर रूस के लोगों से हथियार उठाने की अपील की थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के मददगार देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कादिरव की सेना बनी तो अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही उनकी सेना में शामिल दुनिया के खतरनाक लड़ाके कई और देशों के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। इधर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1999 में एनसीपी के बनने के बाद से ही शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करीब 24 साल बाद उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्षपदावर निवडणूक ऐसा निर्णय आज घेतलेला। 82 साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थीं कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हवित्जर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश ज़ेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि ज़ेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं। वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और वो कई बार ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो वो जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। हालांकि पुतिन की इन धमकियों के बाद भी ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे और पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पर हमले कर रही है। एक रोज पहले ही ज़ेलेंस्की की फौज ने वहां मौजूद एक तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया और पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से यूक्रेन ने तेल डिपो पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई गैंग वॉर से जुड़ी। तिहाड़ जेल में हुई गैंग वॉर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही है। सूत्रों के मुताबिक टिल्लू की हत्या के कुछ ही देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें गोल्डी बराड़ ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बराड़ ने अपनी पोस्ट के जरिए यह भी ऐलान किया कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर उसने जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला ले लिया। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। हालांकि दोनों शूटरों को पुलिस ने कोर्ट में ही मार गिराया था। आरोप है कि टिल्लू ताजपुरिया ने ही जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश रची थी। उसी के इशारे पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उसके शूटरों ने जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और करीब 1.5 साल बाद तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे योगेश टुंडा और उसके 3 साथी दीपक तीतर, राजेश बवाना और रियाज खान ने टिल्लू पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि टिल्लू इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे फौरन दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। टिल्लू ताजपुरिया की मौत की खबर आते ही दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया, क्योंकि 19 दिन के अंदर तिहाड़ जेल में यह दूसरी बड़ी वारदात है। पिछले महीने की 14 तारीख को भी तिहाड़ जेल में गैंग वॉर हुई थी, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई थी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रिंस तेवतिया पर भी जेल में बंद 4 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया था। ठीक उसी तरह एक बार फिर तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को भी मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी योगेश टुंडा तिहाड़ की जेल नंबर 8 में बंद था। ये जेल फर्स्ट फ्लोर पर है, जबकि टिल्लू ताजपुरिया ग्राउंड फ्लोर पर बनी जेल नंबर 9 में बंद था। सूत्रों का कहना है कि गोगी गैंग का गुर्गा योगेश टुंडा और उसके तीनों साथी सुबह करीब 6:15 बजे अपने वार्ड की ग्रिल काट कर बाहर आए। इसके बाद बेडशीट का इस्तेमाल कर सारे लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए और फिर चारों आरोपी ग्रिल काटकर टिल्लू ताजपुरिया के सेल में घुस गए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि चारों आरोपियों ने नुकीले हथियारों से टिल्लू पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया, जिसके फौरन बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस हमले में रोहित नाम का दूसरा कैदी भी घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं टिल्लू की मौत की खबर मिलते ही पुलिस ने दीनदयाल अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया। डीडीयू अस्पताल के ठीक अंदर भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आशंका जताई जाने लगी कि टिल्लू की मौत के बाद उसके गैंग के लोग अस्पताल में बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। और इसी वजह से मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अस्पताल के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के बवाल से निपटा जा सके।
लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसमें एंट्री मारी। टिल्लू ताजपुरिया की मौत के कुछ घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने बाकायदा अपनी पोस्ट में यह ऐलान किया कि उसके साथियों ने टिल्लू ताजपुरिया को मारकर जितेंद्र गोगी का बदला ले लिया। यही नहीं, गोल्डी बराड़ ने यह धमकी भी दी कि जो भी जितेंद्र गोगी की हत्या में शामिल थे उन्हें भी जल्द ही मार दिया जाएगा। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर मारने की साजिश लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रची थी। और ये वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जिसके शूटरों ने पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोल्डी बराड़ ही मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसने ही विदेश में बैठकर तिहाड़ में बंद टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करवा दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू पर हमला करने वाला गैंगस्टर योगेश टुंडा गोगी गैंग का खास गुर्गा है। आरोपी दीपक तीतर और राजेश बवाना अपना गैंग चलाते हैं, जबकि चौथा आरोपी रियाज खान हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया को मारने वाले चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली के ताजपुर गांव का रहने वाला था, जबकि जितेंद्र गोगी उसके बगल के गांव अलीपुर का रहने वाला था। और वे एक वक्त ऐसा भी था जब कि जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोनों दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज के चुनाव में दोनों एक दूसरे के विरोधियों को सपोर्ट करते थे। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2013 में कॉलेज के चुनाव में दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोस्ती में दरार आने के बाद टिल्लू और जितेंद्र गोगी ने अलग अलग गैंग बना लिया। बाद में दोनों की दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे की आंखों में चुभने लगे। लेकिन कॉलेज में चुनाव को लेकर ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हुई और उसके बाद दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालांकि दोनों कुछ दिनों तक नीरज बवानिया गैंग के लिए काम करते रहे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसी दौरान 2014 में जितेंद्र गोगी ने टिल्लू के करीबी राजू की हत्या करवा दी, जिसका बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया ने 2015 में गोगी के करीबी अरुण कमांडो का मर्डर करवा दिया था। इसके बाद तो दोनों गैंग के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि 2015 से ही टिल्लू और जितेंद्र गोगी एक दूसरे को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। सूत्रों का कहना है कि 2020 में जितेंद्र गोगी ने जिगाना पिस्तौल से टिल्लू ताजपुरिया को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी। ये वही जिगाना पिस्तौल है जिससे 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि उस दौरान टिल्लू को जितेंद्र गोगी की इस साजिश की भनक लग गई थी, जिसके बाद आरोप है कि उसने तिहाड़ जेल के अंदर से ही अपने शूटरों की मदद से 2021 में जितेंद्र गोगी की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हत्या करवा दी। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से ही उसके गैंग के शूटर टिल्लू को ठिकाने लगाने की साजिश रचने में जुट गए थे। दावा है कि कई बार जेल के अंदर भी टिल्लू को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से जितेंद्र गोगी गैंग का प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस वक्त गोगी गैंग की कमान रोहित मोई के पास है, जिसने टिल्लू ताजपुरिया को मारने की कसम खा रखी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि साल 2021 में गोगी गैंग के शूटरों ने टिल्लू ताजपुरिया को पुलिस कस्टडी में मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। सूत्रों का कहना है कि 10 दिन पहले भी टिल्लू को रोहिणी जेल में मारने की साजिश रची गई थी। उस दौरान भी टिल्लू बच गया था, लेकिन इस बार गोगी गैंग के गुर्गे योगेश टुंडा ने अपने साथियों के साथ मिलकर तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर सनसनी फैला दी। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। खबर है कि इलाके पर वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे वक्त से विवाद था, जो अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के कई लोग आमने सामने आ गए। कहने के लिए तो ये दोनों एक ही पार्टी टीएमसी से जुड़े हैं, लेकिन उनके बीच मरने मारने तक की नौबत आ गई। इसी बीच एक गुट के लोगों ने दूसरे पर बम फेंक दिया। जैसे ही एक गुट ने बमबाजी शुरू की, वहां के हालात बिगड़ गए। फिर तो दोनों तरफ से एक के बाद एक कई बम फेंके गए, जिससे वो इलाका थर्रा गया। बमबाजी की वजह से उस गांव के लोग काफी देर तक दहशत में रहे। इस दौरान महिलाओं और बच्चों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। इधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कनाडा पुलिस ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया। दावा है कि गोल्डी बराड़ के कहने पर ही सिद्धू मूसेवाले की पंजाब के मानसा जिले में हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए कनाडा पुलिस ने गोल्डी बराड़ का नाम 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में डाल दिया। इस लिस्ट में गोल्डी बराड़ का नाम 15वें नंबर पर है। कनाडा पुलिस का मानना है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कनाडा में ही छिपा है, जो कि वहां की जनता के लिए खतरनाक है। उधर अमेरिका का दावा है कि पिछले महीने में पुतिन की फौज के 20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने इस दौरान रूस के 1 लाख सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया। यानी पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक पुतिन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के मुताबिक पिछले 5 महीने में रूसी सेना को सबसे ज्यादा बखमूत में झटका लगा। बखमूत पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर कब्जे के लिए पिछले 1 साल से भीषण जंग छिड़ी है। कहने को तो ये यूक्रेन का छोटा सा शहर है, लेकिन वहां जीत के मायने काफी ज्यादा हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पुतिन ने बखमुत को जीत लिया तो वहां से उनकी सेना को यूक्रेन के कई शहरों में जाने का बड़ा रास्ता मिल जाएगा। इसी वजह से दोनों देश वहां अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के मुताबिक इस लड़ाई में ज्यादा नुकसान पुतिन का हुआ, जिन्होंने बखमुत को जीतने के लिए सेना के साथ अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को भी उतारा है। और इस ग्रुप के लड़ाकों की मदद से ही पुतिन बखमुत के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर पाए। हालांकि बाद में वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच तनाव बढ़ गया, जिसका खमियाजा रूस को उठाना पड़ा और वो अब तक बखमुत को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाया। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आरोप लगाया था कि उनके लड़ाकों को जरूरत के मुताबिक गोला बारूद नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में उनके लड़ाकों की मौत हो रही है। बाद में ये खबर भी सामने आई कि येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत से अपने लड़ाकों को हटाने की धमकी तक दी, और यही बात अमेरिका ने भी कही। उसके मुताबिक बखमुत में मरने वालों में ज्यादातर वैगनर ग्रुप के लड़ाके ही हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप में भर्ती के लिए 400 कैदियों की टोली जापोरिजिया पहुंच गई, जिन्हें कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद रूस की जेल में बंद ये कैदी सेना के कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ते दिखेंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापोरिजिया में वैगनर ग्रुप के बनाए हुए ट्रेनिंग कैंप में एक बार में 200 कैदियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, और कैदियों की ये टुकड़ी 2 ग्रुप में ट्रेनिंग लेगी। असल में बीते 15 महीनों से जारी जंग में यूक्रेन को शिकस्त देने के लिए पुतिन कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना में सैनिकों की भारी कमी है, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने रूस की जेलों में बंद 400 खूंखार कैदियों को रिहा किया और उन्हें वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को सौंप दिया। इससे पहले भी रूस की जेलों में बंद कैदी जेलेंस्की की सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतर चुके हैं, और उन्हें युद्ध के मैदान में हथियार उठाने का इनाम भी मिल चुका है। जिन कैदियों ने रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ा, उनकी सजा माफ करके आजादी दे दी गई। और एक बार फिर से पुतिन ने ऐसे ही खूंखार कैदियों के हाथ में हथियार थमा दिए। रूस की तरफ से वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन जंग में एक बड़ी भूमिका निभाई और कई इलाकों में भयानक तबाही मचा दी। इसलिए वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी कहते हैं, जो उनके इशारों पर काम करती है और कुछ भी करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। वैगनर ग्रुप की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसमें सेना के रिटायर हुए जवान और जेल से रिहा हुए खूंखार हत्यारों को शामिल किया गया था। और एक बार फिर से वैगनर ग्रुप रूस के लिए जेलेंस्की की सेना से पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। लेकिन वैगनर ग्रुप के इन खूंखार लड़ाकों ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इन्हें जिन इलाकों की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां तो पुतिन मजबूती से लड़े, लेकिन जिन इलाकों में पुतिन के खुद के सैनिक जंग लड़ रहे थे, वहां उनके हाथ अभी तक खाली हैं, जिससे पुतिन बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। ब्रिटेन का दावा है कि जंग में कमजोर पड़ रहा रूस इसके लिए अपने कुछ सैनिकों को जिम्मेदार मान रहा है और उन्हें इसके लिए बहुत बुरी सजा दे रहा है, और वो भी ऐसी कि सैनिकों की रूह कांप जाए। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने इन सैनिकों को जमीन में गड्ढे बनाकर उनमें ठूंस दिया है, जिन्हें जिंदान कहा जाता है, जो अमूमन जमीन में बने बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें एक लोहे के जाल से बंद कर दिया जाता है। जमीन में मौजूद इन गड्ढों की गहराई मुश्किल से 6-7 फीट होती है और चौड़ाई इतनी कि उनमें मौजूद आदमी चल फिर भी ना सके। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस अपने सैनिकों को ऐसे ही गड्ढों में रहने के लिए मजबूर कर रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कमांडर के आदेशों का पालन नहीं किया, जिसकी कीमत उन्हें इस तरह चुकानी पड़ रही है। रूस का आरोप है कि इन सैनिकों ने सेना के नियमों को तोड़कर इस जंग में पुतिन को कमजोर करने की साजिश रची। और आरोप तो यह भी है कि इनमें कुछ सैनिकों ने रूस की तरफ से जंग लड़ने से ही मना कर दिया, जिसके बाद विद्रोह फैलने के डर से पुतिन ने उन्हें यातनाएं देना शुरू कर दी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इनमें कुछ सैनिकों पर नशे में धुत होकर अपने ही साथियों से बदतमीजी करने और उन्हें वहां से भागने के लिए उकसाने का भी आरोप है। पुतिन उन्हें इतनी दर्दनाक सजा देकर दूसरे सैनिकों के मन में भी खौफ पैदा करना चाहते हैं, ताकि कोई और इस तरह की गलती करने से पहले 100 बार सोचे। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि रूस के सैनिक नशे की हालत में अंधाधुंध हमले कर रहे हैं, जिनसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस आरोप के बाद पुतिन की दुनिया भर में थू-थू होने लगी थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने उन सैनिकों को सख्त से सख्त सजा देने का ऑर्डर दिया, ताकि पुतिन से बगावत करने वालों को सबक सिखाया जा सके। इधर पूर्व आरजेडी विधायक यदुवंश यादव के एक बयान पर बवाल हो गया। बिहार के सुपौल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ब्राह्मणों पर विवादास्पद बयान दे दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें यदुवंश यादव विवादास्पद बयान देते नजर आए। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है। इस बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने आरजेडी को घेर लिया। उनका स्थान पाकिस्तान में होगा, इस देश में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं आरजेडी ने अपनी ही पार्टी के नेता के बयान से किनारा कर लिया। उधर अमेरिका पहुंचे फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने बाइडेन के साथ मिलकर चीन की दादागिरी पर नकेल कसने की कसम खा ली। चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर के कई इलाकों को लेकर पुराना विवाद है। लेकिन इसी बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस अमेरिका के दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को खत्म करने का प्रण लिया। हालांकि दोनों देशों की नौसेना उसी इलाके में इन दिनों मिलिट्री ड्रिल भी कर रही है, जिस पर चीन पहले से ही भड़का हुआ है।
ऐसे में अमेरिका और फिलीपींस ने मिलकर चीन की हेकड़ी निकालने की बात कहकर उसके जले पर नमक छिड़क दिया। हालांकि चीन से भिड़ने के लिए फिलीपींस पिछले कई साल से तैयारी कर रहा है। यही नहीं, उसकी नौसेना के कुछ अड्डों पर अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं, क्योंकि अमेरिका ताइवान की तरह फिलीपींस की भी मदद करने में जुटा है। दावा किया जाता है कि फिलीपींस के कई मिलिट्री बेस पर उसके सैनिक और हथियार भी मौजूद है, जो हर वक्त हमले के लिए तैयार हैं, क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों की तरह फिलीपींस को भी आंख दिखाता है। वो नहीं चाहता कि वहाँ किसी और देश की मौजूदगी हो। इस मुद्दे पर कई बार उसके और फिलीपींस के बीच जंग की नौबत आ चुकी है, जिसके बाद से ही फिलीपींस अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इस काम के लिए अमेरिका उसकी खुलकर मदद कर रहा है। हालांकि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल में अमेरिका के साथ उसके संबंध काफी खराब हो चुके थे, लेकिन माना जा रहा है कि नए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस और अमेरिका के बीच सारे मतभेद भुला दिए। यही वजह है कि फिलीपींस का कोई राष्ट्रपति पिछले 10 साल में पहली बार अमेरिकी दौरे पर गया। जबकि भारत ने भी दक्षिण चीन सागर में चीन की घेरेबंदी शुरू कर दी। चीन को समंदर में लाल आंख दिखाने के लिए भारत ने आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देशों के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल की। युद्ध का यह अभ्यास 8 मई तक चलेगा, जिसके लिए भारत ने अपने 2 जंगी जहाज आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा को एक दिन पहले ही सिंगापुर भेजा। जिसके अगले दिन भारत ने आसियान देशों के साथ मिलकर समंदर में सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू की। जंग की इस तैयारी को AIME यानी आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज नाम दिया गया है। इसका मकसद समुद्र में अपनी ताकत को परखना और दुश्मन का सामना करना है। लेकिन इस युद्ध अभ्यास से चीन बुरी तरह तिलमिला गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि भारत समेत आसियान देशों ने उसी चीन सागर में अपने जंगी जहाजों को उतारा, जिसके एक बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। वहाँ किसी और देश के जहाज को देखते ही वो बौखला जाता है। जबकि इस बार तो दक्षिण चीन सागर में एक साथ कई देशों के जंगी जहाज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अभ्यास के तौर पर उन जहाजों से खतरनाक रॉकेट और मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। और इसी कड़ी में भारत भी अपने 2 जंगी जहाज आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा से चीन को लाल आंखें दिखा रहा है। भारत के ये दोनों जहाज खतरनाक हथियारों से लैस हैं। इनके जरिए गाइडेड मिसाइलों से वार किया जा सकता है, जो अपने टारगेट को भेदने में पूरी तरह सक्षम है। यानी भारत एक तरफ जहां LAC पर चीन की हर चाल को नाकाम कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो दक्षिण चीन सागर में भी उसे घेरने की तैयारियों में जुटा है। असल में आसियान में शामिल देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं, और इसी वजह से चीन के साथ इन देशों का पुराना विवाद है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अपना दबदबा बनाने के लिए चीन ने समंदर के उन इलाकों में कई कृत्रिम द्वीप भी बना लिए, जहां उसने अपनी नौसेना भी तैनात कर रखी है। जिसके बाद से ही दक्षिण चीन सागर में जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। इसी खतरे को देखते हुए आसियान देशों ने मिलिट्री ड्रिल करने का फैसला किया, जिसमें भारत भी शामिल होकर चीन की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इससे पहले LAC पर चीन अपने हर प्लान में फेल हो चुका है। उसने जितनी बार भी घुसपैठ की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन इन दिनों हिंद महासागर में अपनी नौसेना के जहाजों के जरिए भारत पर कड़ी नजर रख रहा है। खबर है कि इस इलाके में चीन के कई जहाज जासूसी के मकसद से तैनात हैं। इसी वजह से भारतीय नौसेना समंदर में युद्ध लड़ने की तैयारियों में जुटी है, ताकि चीन की साजिश को नाकाम किया जा सके। लेकिन सिर्फ भारत और फिलीपींस जैसे देश ही नहीं, चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने भी तैयारी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में निगरानी के लिए अमेरिका अब ब्रिटेन का एयरशिप तैनात करेगा, जो चीन की हर हरकत की जानकारी सीधे अमेरिका पहुंचाएगा। क्योंकि चीन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बार बार यह संदेश देने की कोशिश करता है कि दक्षिण चीन सागर पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही हक है और उसको किसी का दखल बर्दाश्त नहीं, जिसके लिए कभी वो ताइवान को धमकाता है तो कभी फिलीपींस और जापान को हद में रहने की चेतावनी देता है। लेकिन चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका लगातार दक्षिण चीन सागर में एक्टिव रहता है, और अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ब्रिटिश कंपनी हाइब्रिड एयर व्हीकल से करार किया, जिसके मुताबिक अगले 2 सालों में ब्रिटेन का एयरशिप एयरलैंडर 10 दक्षिण चीन सागर के आसमान में तैनात होगा और पल पल की जानकारी अमेरिका की सेना को देगा। यानी दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने उसका ही फॉर्मूला उस पर लगाने का प्लान बना लिया, क्योंकि इसी साल चीन के जासूसी गुब्बारे अमेरिका के आसमान में देखे गए थे, जिन्हें वहां की एयरफोर्स ने 5 फरवरी को हमला करके समंदर में गिरा दिया था। ये गुब्बारे देखने में तो बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि इनमें जासूसी वाले कैमरे, रडार और कई सेंसर लगे थे। हालांकि तब इन गुब्बारों का मलबा तक अमेरिका ने रख लिया था। अमेरिका ने दावा किया कि इन गुब्बारों को हजारों किलोमीटर दूर से चीन की सेना ने जासूसी के लिए भेजा था, और अब चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए अमेरिका एक आधुनिक एयरशिप दक्षिण चीन सागर में तैनात करेगा, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि वो कई खूबियों से लैस है। दावा तो ये भी है कि हीलियम गैस से उड़ने वाला ये एयरशिप एक बार में 5 दिनों तक आसमान में रह सकता है। यानी बार बार उसे ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वो लंबे समय तक आसमान से एक बड़े एरिया की निगरानी कर सकेगा। क्योंकि ब्रिटेन का ये एयरशिप ताकतवर कैमरे और आधुनिक रडार से लैस है, जो आसमान में ऊंचाई से भी साफ तस्वीरें ले सकता है। खास बात यह भी कि इसे उड़ान भरने के लिए सिर्फ 6 मीटर समतल जमीन की जरूरत पड़ती है, यानी किसी लंबे रनवे या हवाई पट्टी की जरूरत नहीं होती। इस एयरशिप को उड़ाने के लिए पायलट मौजूद होते हैं।
जबकि अमेरिका ने चीन के जिन गुब्बारों को मार गिराया था वो मानव रहित थे। मतलब ये कि अगर चीन चाहे भी तो इस एयरशिप पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने अटैक किया तो दोनों देशों के बीच आमने सामने की खुली जंग छिड़ जाएगी, जो चीन के लिए भारी मुसीबत ला सकती है, क्योंकि उसका एक और दुश्मन जापान भी उसे घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान ने चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए समुद्र से जुड़ी अपनी नीति में बड़ा बदलाव कर दिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अगले 5 साल के लिए नई महासागर नीति पर मोहर लगा दी, जिसके तहत जापान समंदर में अपनी निगरानी क्षमता को और बढ़ाएगा। नई महासागर नीति के मुताबिक जापान पनडुब्बियों के साथ खास तरह के रोबोट के निर्माण में तेजी लाएगा। ये रोबोट पानी के अंदर घुसपैठ पर नजर रखेंगे और इन्हें दूर से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। जापान का दावा है कि इन रोबोट की मदद से समंदर में चीन के जहाजों की घुसपैठ का समय रहते पता लगाया जा सकेगा। यानी जापान समंदर में चीन की हर चाल का जवाब देने की तैयारी में है। इसके लिए जापान ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा दिया, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के साथ ही चीन जापान की सीमा से समुद्री इलाकों पर अपना हक जताता है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। यहां तक कि कुछ द्वीप समूहों को लेकर दोनों देश कई बार भिड़ भी चुके हैं। चीन की नजर जापान के ओकिनावा, शिनकाकू और मियाको समेत दूसरे द्वीपों पर है, जिन पर वो हमेशा कब्जा करने की फिराक में रहता है। और इसी खतरे को देखते हुए जापान ने अपनी महासागर नीति अगले 5 सालों के लिए बदल दी, जिसका मकसद पहले से ज्यादा आक्रामकता के साथ चीन की साजिशों का जवाब देना है। लेकिन इतने देशों के मोर्चा खोलने के बाद भी चीन बाज नहीं आ रहा। इधर एलएसी के पास चीन की एक बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठ गया। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास एक मिलिट्री बेस बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया, जो भारत और चीन की सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि चीन ने तिब्बत के टाटू इलाके में बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी। मतलब अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव से लगने वाली सीमा पर चीन तेजी से अपने पैर पसार रहा है। और दावा है कि चीन वहां एक मिलिट्री बेस के अलावा जवानों के लिए अस्पताल बनाने की तैयारी कर रहा है और आसपास के इलाकों से लाकर लोगों को वहां बसा भी रहा है, ताकि उस इलाके में निर्माण कार्य के नाम पर वो अपना सैन्य ऑपरेशन चला सके। क्योंकि सीमा के इस तरफ अरुणाचल प्रदेश का तवांग सेक्टर है। ये वही इलाका है जहां कुछ महीनों पहले भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी और भारतीय सैनिकों ने चीन के फौजियों को खदेड़ दिया था। इसके बाद से ही उस इलाके में शांति है। लेकिन खुफिया सूत्रों ने इस बात का दावा किया कि चीन जानबूझकर इस इलाके में किसी तरह के कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसके लिए उसने वहां संसाधन जुटाने भी शुरू कर दिए हैं। और एलएसी से 50 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा मिलिट्री बेस और अस्पताल उसकी इसी प्लानिंग का हिस्सा है। हालांकि चीन ने सफाई दी कि वहां पहले से ही अस्पताल मौजूद था, लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि वहां सिर्फ नाम के लिए एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया था, जिसे अब चीनी सेना फौजी अस्पताल में बदलने की कोशिश में है। यही वजह है कि इस इलाके में अचानक उसने आबादी भी बढ़ाई है, ताकि वहां रहने वाले लोगों की आड़ में वो अपनी साजिश को अंजाम दे सके। इधर केरल के तिरुवनंतपुरम से कन्नूर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई। इससे पहले देश के कई हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और ऐसी एक घटना में वंदे भारत एक्सप्रेस की खिड़की का शीशा टूट गया। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की एक घटना तिरुनावाया और तिरूर रेलवे स्टेशन के बीच हुई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। उधर पुतिन के समर्थकों ने ऐलान कर दिया कि वो मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि जर्मनी भी जाएंगे, जिसके लिए वो रूस की राजधानी मॉस्को से पूरे जोर शोर से रवाना हुए और उनकी मोटरसाइकिलों पर रूस के झंडे लगे नजर आए। इसके अलावा कुछ और मोटरसाइकिलों पर जेड का निशान भी बना दिखा, जो यूक्रेन में चल रही जंग में रूस के कई टैंकों पर भी दिखाई दिया था। इस दौरान उन लोगों ने पुतिन के समर्थन में नारे लगाए और यूक्रेन में जल्द जीत हासिल करने का दावा भी किया। बताया गया कि ये लोग डोनेस्क इलाके में पहुंचकर लोगों को दवाइयां और जरूरत का सामान बांटेंगे। रूस के मॉस्को से शुरू हुई ये रैली 9 मई को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में खत्म होगी। पुतिन समर्थकों ने दावा किया कि इसके जरिए वो यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पुतिन को कमजोर समझने की गलती न करें। उधर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने कार्यकर्ता की हत्या से गुस्साए बीजेपी के नेताओं ने सड़क पर जैम लगा दिया और टायर जलाकर विरोध जताते नजर आए। वहीं जब पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने लगे तो बीजेपी नेता अशोक डिंडा की उनसे बहस हो गई। इस मामले में बीजेपी ने टीएमसी पर उसके कार्यकर्ता का अपहरण कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। इस बीच पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने आतंकी संगठनों पर दिए बयान पर तालिबान भड़क गया। रूस के रक्षा मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों का मुद्दा उठाया था
और दावा किया था कि अफगानिस्तान में मौजूद कई आतंकी संगठन मध्य एशिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान की सरकार इन आतंकी संगठनों पर नकेल कसने की हालत में नहीं है। ऐसे में उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे को SCO के एजेंडे में रखने की भी मांग की थी, जिस पर तालिबान भड़क गए और उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। तालिबान के मुताबिक पिछले 2 साल में अफगानिस्तान ने दुनिया के किसी भी देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में हुए हमलों के पीछे विदेशी आतंकियों का हाथ बताया। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से देवी काली को लेकर किए गए विवादास्पद ट्वीट पर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने माफी मांग ली, क्योंकि भारत ने उस ट्वीट को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। और सोशल मीडिया पर भारतीयों ने यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की जमकर आलोचना की, जिसके बाद उस विवादास्पद ट्वीट को कुछ देर के अंदर ही डिलीट कर दिया गया। लेकिन तब तक उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो चुका था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जो विवादास्पद ट्वीट किया, उसमें एक जोरदार धमाके के बाद उठते धुएं में देवी काली को हॉलीवुड अभिनेत्री मैरिलिन मनरो की तरह दिखाया गया था। उस तस्वीर के सामने आते ही भारतीय यूजर भड़क गए और यूक्रेन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। विरोध बढ़ने पर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिने ज़परोवा ने यूक्रेन की तरफ से भारत से माफी मांगी और ट्वीट कर लिखा कि यूक्रेन के लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फिलीपींस के राष्ट्रपति के सामने सुपर पावर अमेरिका की 6 बार बेइज्जती हुई। अमेरिका और फिलीपींस की सेना ने समंदर में अभ्यास करते हुए एक नकली जंगी जहाज को तबाह करने के लिए निशाना साधा, लेकिन अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहलाने वाला हाइमार्स फिसड्डी साबित हुआ। अमेरिका का यह रॉकेट सिस्टम सटीक निशाना लगाने के लिए मशहूर है, लेकिन लाइव फायर ड्रिल के दौरान समंदर में मौजूद जंगी जहाज को यह सिस्टम छू भी नहीं पाया। खबरों के मुताबिक एक नहीं बल्कि 6 बार निशाना साधा गया, लेकिन वो एक बार भी अपने टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाया। बड़ी बात यह थी कि फिलीपींस में हो रही इस लाइव फायर ड्रिल को देखने के लिए वहां के राष्ट्रपति और अमेरिकी राजदूत मौजूद थे। हालांकि ये वही रॉकेट सिस्टम है जिसने यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन समंदर में अभ्यास के दौरान ये रॉकेट सिस्टम बेकार साबित हुआ। उधर ब्रिटेन की वेबसाइट यूके डिफेंस जर्नल ने दावा किया कि अमेरिका ने अपनी एक सबमरीन रूस की सीमा के पास भेज दी, जिसके बाद पुतिन के खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिकी सेना की सबमरीन रूस की सेना के करीब आइसलैंड के समुद्री इलाके में पहुंची थी। USS सैन्युअन नाम की सबमरीन आइसलैंड के जिस पश्चिमी तट पर रुकी, वो जगह रूस की समुद्री सीमा से बिल्कुल लगी हुई है। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि नेटो देश आइसलैंड और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत समंदर में निगरानी बढ़ाने के लिए ये सबमरीन वहां पहुंची थी। लेकिन यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस को जैसे ही इसकी खबर लगी, उसने अपनी नौसेना को चौकन्ना कर दिया। इधर ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की ने बड़ा फैसला ले लिया। उसने बिना पायलट के चलने वाले अपने फास्ट ड्रोन फाइटर जेट किजिलेल्मा का प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला कर लिया, जिसकी शुरुआत वो अगले साल से करेगा। तुर्की की डिफेंस फर्म पिछले साल दिसंबर महीने में पायलट के बिना चलने वाले इस फास्ट ड्रोन फाइटर जेट का सफल परीक्षण कर चुकी है। उसका ये फास्ट ड्रोन फाइटर जेट किजिलेल्मा हवा से हवा में मार कर सकता है, साथ ही 460 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ 5 घंटे तक उड़ सकता है। ग्रीस और तुर्की के बीच समुद्री सीमा का विवाद इतना बढ़ चुका है कि उनके बीच जंग छिड़ने के पूरे आसार हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि तुर्की ने अपने इस फास्ट ड्रोन फाइटर जेट के प्रोडक्शन का फैसला लिया, ताकि अगर उसके और ग्रीस के बीच जंग हो तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार के हेलीकॉप्टर से एक पक्षी टकरा गया। वो कर्नाटक के मलबागलू में एक जनसभा में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन बेंगलुरु के करीब ही उनके हेलीकॉप्टर से एक पक्षी टकरा गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के कॉकपिट का शीशा टूट गया। इस हादसे में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार बाल बाल बच गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक दिन पहले मलेशिया के पास समंदर में एक जहाज में आग लगी थी। उसके चालक दल में शामिल 2 भारतीय लापता हैं। उनका अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यह जहाज चीन से सिंगापुर जा रहा था। उसके चालक दल में 28 लोग थे, जिनमें 23 को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 का भी कुछ पता नहीं है। लापता लोगों में 2 भारतीयों के साथ यूक्रेन का भी एक नागरिक है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या पता चल रहा है इसमें? देखिए किशोर, अब तक छानबीन जारी है। आखिर कहां वो 2 भारतीय लापता हैं। 3 लोग गायब हैं, अभी लापता हैं, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। और अब तक ये नहीं पता चला है कि टैंकर में आग लगने की वजह क्या है। जांच का विषय है, लेकिन 70 नॉटिकल माइल्स में 2 भारतीय और 1 यूक्रेन निवासी की तलाश जारी है। लगातार तलाश की जा रही है। मलेशिया के जो अथॉरिटी उनकी तरफ से और जो नजदीक के वेसल्स से, नजदीक के जो जहाज थे, उनकी तरफ से भी कुछ क्रू मेंबर्स को खोजा गया, जिसकी वजह से 23 लोगों को तो बचाया जा सका है, लेकिन अभी भी 3 लोग लापता है। किशोर, शुक्रिया नीरज आपका। उधर गौतम गंभीर और विराट कोहली विवाद मामले में BCCI ने दोनों पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगा दिया। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच लखनऊ में एक दिन पहले खेले गए IPL के मुकाबले के बाद तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों एक दूसरे से बहस करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां अमित मिश्रा और KL राहुल समेत कई खिलाड़ी मौजूद दिखे, जिन्होंने किसी तरह उन दोनों को अलग किया।
जिसके बाद बीसीसीआई ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर एक्शन ले लिया। बीसीसीआई ने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर गौतम गंभीर और विराट कोहली की मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया। गौतम गंभीर के लिए जुर्माना करीब 25 लाख रुपए बताया जा रहा है, जबकि विराट कोहली के लिए ये जुर्माना 1 करोड़ 7 लाख रुपए का होगा। ये पूरा मामला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मुकाबले के दौरान हुआ। लेकिन विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच टकराव पहले भी हो चुका है। दोनों की टीमें इससे पहले बेंगलुरु के स्टेडियम में भिड़ी थी और उस वक्त लखनऊ ने बेंगलुरु को हरा दिया था। माना जा रहा है कि इस झगड़े की शुरुआत उसी मैच से हुई और आरसीबी को गौतम गंभीर की तरफ से किया गया एक इशारा चुभ रहा था। लखनऊ की जीत के बाद गौतम गंभीर ने आरसीबी के प्रशंसकों की तरफ देखकर उन्हें इसी तरह चुप रहने का इशारा किया था। फिर जब लखनऊ के मैदान में बाउंड्री पर खड़े विराट ने कैच पकड़ा तो उनका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही दिखा। फिर तो पूरे मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच खींचतान चलती रही। इसमें नवीन उल हक और मोहम्मद सिराज भी शामिल हो गए। इधर दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में दाखिल ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक अधिकारी के हवाले से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के नाम का जिक्र किया गया और ईडी के मुताबिक मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने पूछताछ में बताया कि मनीष सिसोदिया के घर पर बैठक हुई थी। उस बैठक में राघव चड्ढा, दिल्ली के आबकारी अधिकारी और शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर शामिल हुए थे। हालांकि राघव चड्ढा ने इस मामले में तुरंत सामने आकर अपना बयान दिया। लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। इस मामले में पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है। उधर रूस और सऊदी अरब समेत कच्चे तेल का निर्यात करने वाले देशों ने फिर से कच्चे तेल की कीमतों में आग लगाने की तैयारी कर दी। कच्चा तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कच्चे तेल के उत्पादन में फिर से कटौती का ऐलान कर दिया, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने रोजाना 16 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया। इनमें सबसे बड़ी कटौती सऊदी अरब ने की, जो रोजाना 5 लाख बैरल तेल का उत्पादन घटाएगा, जबकि रोजाना के उत्पादन में इराक की तरफ से भी 2 लाख बैरल से ज्यादा की कटौती की जाएगी। दुनिया भर में मंदी की आशंका के बीच बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के संकेत मिल रहे थे। इसीलिए ओपेक प्लस देशों ने कीमतों में तेजी बनाए रखने के लिए उत्पादन में कटौती का फैसला किया। हालांकि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उधर कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो शुरू करने से पहले वहां मौजूद छोटे बच्चों से बातचीत की। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद बच्चे काफी खुश दिखाई दिए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बातचीत करने के लिए उनकी तरफ बढ़ते नजर आए। इसके बाद उन्होंने वहां खड़े बच्चों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग अपने मोबाइल से प्रधानमंत्री की तस्वीरें खींचते नजर आए। पढ़ाई करोगे? तुम क्या पढ़ के क्या बनोगे? क्या बनना है? पढ़ोगे? पढ़ के क्या बनना है? कुछ बनना नहीं है। तुम्हें क्या बनना है? पुलिस। वाह। तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। तुम्हारा का सिक्योरिटी। अच्छा। महज एक दोस्ताना अर्ज है, समझे कि ना समझे। महज एक दोस्ताना अर्ज है, समझे कि ना समझे। उसे समझाना मेरा फर्ज है, समझे कि ना समझे। 100 बात की एक बात कही बेचैन ने। ये वैसे तो बहुत ही साफ और बेबाक बातें हैं, मगर उसको वहम का मर्ज है, समझे कि ना समझे। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।